डियर स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्लासिकल सिद्धांत के अंतर्गत मैंने आपको बणिकवादियों का अध्ययन कराया और बणिकवादियों के अध्ययन के उपरांत फिर मैंने आपको व्यापार के शुद्ध सिद्धांत का अध्ययन कराया है। और व्यापार के शुद्ध सिद्धांत के अध्ययन के बाद एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत, फिर इसके बाद निरपेक्ष लाभ सिद्धांत की मैंने व्याख्या की और व्याख्या करने के बाद में अब हम जो अध्ययन करेंगे वह अध्ययन होगा डेविड रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ मॉडल। क्या? डेविड रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ का मॉडल। देखिए, डेविड रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ मॉडल, यानी कंपैरेटिव एडवांटेज मॉडल ऑफ डेविड रिकार्डो। देखिए, डेविड रिकार्डो के जो तुलनात्मक लाभ का जो सिद्धांत है उसको समझने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेविड रिकार्डो ने 1817 में अपनी एक पुस्तक जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की सिद्धांत, इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत अथवा तुलनात्मक लाभ सिद्धांत को प्रस्तुत करके एडम स्मिथ के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निरपेक्ष लाभ के द्वारा विश्लेषित किया। परंतु इसे विकसित करने का जो श्रेय जाता है वह डेविड रिकार्डो को ही जाता है। चूंकि डेविड रिकार्डो ने तुलनात्मक लाभ पर अधिक ध्यान दिया था। अब देखिए, डेविड रिकार्डो के अनुसार दो देशों में मूल्यों की जो प्रवृत्ति है वह समान होने की नहीं होती, क्योंकि उत्पत्ति के जो साधन हैं उन साधनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गतिशीलता नहीं पाई जाती है। ऐसी दशा में वस्तुओं का आयात व निर्यात तुलनात्मक लागत के आधार पर होता है। वहीं एडम स्मिथ यह मानते थे कि दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तभी लाभप्रद हो सकता है जब दोनों देशों को या जो दोनों देश हैं उन दोनों देशों को एक एक वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो। किंतु यदि एक देश किसी भी वस्तु के उत्पादन में लागत लाभ नहीं रखता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या स्थिति होगी? इस प्रश्न का उत्तर एडम स्मिथ देने में असफल रहे थे। इसी कमी को पूरा करने के लिए डेविड रिकार्डो ने, जिन्होंने तुलनात्मक लागत सिद्धांत द्वारा इसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, उन्हीं के लिए जाता है। डेविड रिकार्डो की विचारधारा का जो आधार है वह आधार श्रम का मूल्य सिद्धांत है। यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि वस्तुओं का जो मूल्य है वह उसमें निहित श्रम से आंका जाता है और वस्तुओं का परस्पर विनिमय उन वस्तुओं की उत्पादन में
लगे हुए श्रम के आधार पर होता है जिन वस्तुओं का मूल्य समान होता है। उनको बनाने में श्रम की समान मात्रा लगती है और इस प्रकार रिकार्डो ने वास्तविक लागत को श्रम समय के रूप में व्यक्त किया है। फिर प्रोफेसर हेवर्लर ने क्या कहा? प्रोफेसर हेवर्लर ने कहा कि रिकार्डो के सिद्धांत के लगभग प्रत्येक भाग पर इनके पूर्ववर्तियों ने कुछ न कुछ विचार दिए थे, परंतु विभाजित सत्यों को एक समन्वित एवं व्यापक सत्य में परिणत करने का जो श्रेय जाता है वह डेविड रिकार्डो को जाता है। प्रोफेसर हैरिस ने कहा कि निरपेक्ष लाभ के स्थान पर सापेक्षिक लाभ के विचार को महत्ता देते हुए रिकार्डो ने एडम स्मिथ की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया। अब देखिए बात आती है कि जो तुलनात्मक लागत नियम है वह क्या है, उसकी व्याख्या कैसे करते हैं। तो देखिए, तुलनात्मक लागत नियम की व्याख्या। अब तुलनात्मक लागत जो नियम है इसकी जो व्याख्या है वह क्या है, तो देखते हैं। तुलनात्मक लागत जो नियम है, इस नियम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत का जो मूलभूत नियम है वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में श्रम विभाजन सिद्धांत के विस्तार का द्योतक है। समस्त विश्व में उत्पादन अधिकतम तब हो सकता है जब प्रत्येक देश किसी वस्तु का उत्पादन करे जिसमें उसकी तुलनात्मक लागत कम हो। अपनी आवश्यकता की वस्तु में विनिमय द्वारा विदेश से प्राप्त यानी विदेशी व्यापार करे और विदेशी व्यापार से प्राप्त करने पर उसको जो अधिकतम लाभ होगा। कैसे होगा? माना कि दो देश हैं ए और बी। अब देखिए, दोनों ही देश ए और बी एक्स और वाई वस्तु का उत्पादन करते हैं। उत्पादन का एक मात्र साधन क्या है? श्रम। फिर से एक बार आप सुने कि दो देश ए और बी एक्स और वाई वस्तु का उत्पादन करते हैं। उत्पादन का जो साधन है वह एकमात्र साधन श्रम है। ए देश में प्रति इकाई एक्स व वाई वस्तु उत्पादित करने के लिए श्रम की क्रमशः 4 व 2 इकाइयों की आवश्यकता होती है। वहीं बी देश में वाई वस्तु की यानी बी देश में एक्स व वाई वस्तु की 1 इकाई को उत्पादित करने में 6 और 12 इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है। यानी ए और बी दो देश हैं, दोनों ही उत्पादन करते हैं एक्स और वाई वस्तु का। ए देश में एक्स वस्तु के उत्पादन में 4 इकाइयाँ खर्च होती हैं, वहीं बी देश में एक्स की वस्तु के उत्पादन के लिए 2 इकाइयाँ खर्च होती हैं।
वाई वस्तु के उत्पादन में ए देश की 6 इकाइयां खर्च होती हैं और बी देश की 12 इकाइयां खर्च होती हैं। अब बात ये आती है कि जो दोनों ही देश हैं, ए और बी दोनों में ही जो उत्पादन है, एक्स वस्तु के उत्पादन में ए देश किसी भी वस्तु का उत्पादन अगर करता है तो उसमें 4 इकाई श्रम की लगती हैं, 1 यूनिट का उत्पादन करता है। वाई देश वाई वस्तु का उत्पादन करने में उसकी 6 यूनिट श्रम की लगती हैं और 1 इकाई उत्पादन करता है। वहीं बी देश एक्स वस्तु के उत्पादन में जो श्रम लगता है उसका 2 इकाइयों का लगता है और 1 यूनिट उसकी प्रोडक्ट होती है। वहीं वाई वस्तु के उत्पादन में उसकी जो यूनिट खर्च होती हैं वह 12 यूनिट का खर्चा आता है। अब देखिए बात ये आती है कि एक्स की जो सापेक्षिक कीमत वाई के रूप में क्या होगी, तो यहाँ देखते हैं एक्स की सापेक्ष कीमत वाई के रूप में। अब देखिए क्या होगी वाई के रूप में, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखेंगे 2 का अगर 4 में भाग देंगे 2 हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं यहाँ 1/2 यानी ये 1/2 हो जाएगा। क्यों होगा, यहीं पर फिर हम देखते हैं कि वाई वस्तु है, यानी अभी हमने एक्स वस्तु के लिए देखा था, अब वाई वस्तु के लिए देखें। वाई की सापेक्षिक कीमत एक्स के रूप में क्या होगी, यहाँ देखिए एक्स के जो रूप में होगी वह होगी 1/2, क्या होगी 1/2, और ये वाली क्या होगी 2। इस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि ए देश दोनों वस्तुओं को कम लागत पर उत्पन्न कर रहा है, वहीं ए देश एक्स व वाई के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है। क्योंकि क्या होगा 4 लेस देन 6 यानी 4 लेस देन 6 व 2 लेस देन 12। जब ये स्थिति बनती है तो क्या होता है, तब ए देश का जो निरपेक्ष लाभ है वह एक्स वस्तु से अधिक वाई वस्तु में, क्योंकि 2/12 लेस देन 4/6 यानी 2/12 लेस देन 4/6 ये हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर यह देखते हैं कि वाई वस्तु की जो 1 इकाई का जो उत्पादन करने के लिए ए देश को 2 तथा बी देश को 12 इकाई श्रम की आवश्यकता पड़ती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ए देश को एक्स वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ व वाई वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक हानि है। दूसरी तरफ बी देश को दोनों वस्तुओं यानी एक्स व वाई के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ की प्राप्ति हो रही है। बी देश वाई वस्तु के उत्पादन की तुलना में एक्स वस्तु के उत्पादन में कम हानि प्राप्त कर रहा है, इसलिए बी देश एक्स वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ प्राप्त करे। यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि निरपेक्ष लाभ के विपरीत तुलनात्मक लाभ एक सापेक्षिक विचार है। अब फिर प्रश्न यह उठता है कि
क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तब भी लाभदायक होगा जब एक देश प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त कर रहा हो। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्ति करे जिसमें उसे तुलनात्मक लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसी दशा में प्रत्येक वस्तु का कुल विश्व उत्पादन आवश्यक रूप से बढ़ेगा और यही तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत है। फिर तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत को दो देशों के मध्य लागतों के अंतर द्वारा स्पष्ट किया जाता है। लागतों के अंतर को हम 3 भागों में बांटते हैं। अब यहाँ बिल्कुल नई चीज़ आ गई है कि जो लागतें हैं उन लागतों का जो अंतर है उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। और वो तीनों भाग कौन कौन से हैं देखिए। पहला जो भाग है वह है लागतों में पूर्ण अथवा निरपेक्ष लाभ। नंबर 1, लागतों में पूर्ण अथवा क्या होगा, निरपेक्ष अंतर होगा। क्या होगा, निरपेक्ष अंतर। और जो निरपेक्ष अंतर है यानी लागतों में पूर्ण अथवा निरपेक्ष अंतर यानी एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट बोला जाएगा। सेकंड जो पॉइंट है इसमें वह है लागतों में समान अंतर। क्या है, सेकंड है लागतों में समान अंतर यानी इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट। थर्ड पॉइंट इसके अंतर्गत आता है वह है लागतों में तुलनात्मक अंतर। थर्ड पॉइंट क्या है, लागतों में तुलनात्मक अंतर यानी क्या होगा, कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट बोला जाएगा। अब देखिए सबसे पहले लागतें हैं उन लागतों में पूर्ण अथवा निरपेक्ष जो अंतर है वह क्या है, हमें पहले उसे समझना है। लेकिन यहाँ उपर्युक्त जो तीनों ही दशाएं हैं इन दशाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तब संभव होता है जब लागतों में निरपेक्ष एवं तुलनात्मक अंतर विद्यमान हो। लागतों में समान अंतर होने की दशा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी भी स्थिति में नहीं होगा। अब बात ये आती है, हम एक एक करके इनको सबको समझते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है लागतों में पूर्ण अथवा निरपेक्ष अंतर, इसी को देखते हैं। यानी एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट के अंतर्गत यदि दो देशों में कोई एक देश किसी वस्तु को दूसरे देश की तुलना में कम लागतों पर उत्पादित करे तो यह लागतों में पूर्ण या निरपेक्ष अंतर है। माना कि दो देश यानी ए और बी हैं जो एक्स और वाई वस्तु का उत्पादन करते हैं। एक इकाई वस्तु की उत्पादन लागत श्रम मात्राओं में प्रदर्शित की गई है। और देखते हैं क्या प्रदर्शित की है। तो देखिए यहाँ
लागतों के निरपेक्ष जो अंतर है उसका, यानी इकाई वस्तु की उत्पादन लागत, इकाई वस्तु की उत्पादन लागत श्रम में, किसमें? श्रम। अब देखिए इसके अंतर्गत देश क्या है, यानी देश ए और बी दो देश हैं। उत्पादन किसका करते हैं? एक्स का और वाई का। अब यहाँ देखते हैं कि जो देश है ए, इसने एक्स वस्तु का जो उत्पादन किया है वह श्रम की 5 इकाई लगाने से इसने 1 यूनिट का उत्पादन किया है। वहीं वाई वस्तु में श्रम की 10 इकाइयाँ लगाने पर 1 इकाई का उत्पादन किया है। यहाँ देखिए बी देश ने एक्स वस्तु के उत्पादन करने के लिए 10 लागतें श्रम की, यानी 10 इकाई श्रम की लगाई हैं, तब 1 इकाई का उत्पादन किया। वहीं वाई वस्तु के उत्पादन में इसने 5 इकाई श्रम की लगा करके 1 इकाई का उत्पादन किया है। अब देखिए जो मैंने टेबल तैयार की है आपके समक्ष, यानी 5 10 10 5। इस टेबल से यह स्पष्ट हो जाता है कि ए देश में 5 श्रमिक एक्स की 1 इकाई की मात्रा का व 10 श्रमिक वाई वस्तु की 1 इकाई की मात्रा का उत्पादन करते हैं। श्रम लागत के आधार पर अगर ए देश एक्स वस्तु का उत्पादन करे, क्योंकि एक्स वस्तु के उत्पादन में उसे तुलनात्मक लाभ प्राप्त हो रहा है, जबकि बी देश में 10 इकाई श्रमिकों की लगा करके 1 इकाई एक्स की प्रोडक्ट करता है, यानी उत्पादन करता है, और वहीं वाई वस्तु के उत्पादन में 5 इकाई श्रम की लगा करके 1 इकाई का उत्पादन करता है। अब यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि जो बी देश है उस बी देश में 10 श्रमिक एक्स वस्तु की 1 इकाई की जो मात्रा है उस मात्रा का वह 5 इकाई श्रमिक या 5 श्रमिक वाई वस्तु के उत्पादन में 1 इकाई की मात्रा का उत्पादन करते हैं। श्रम लागत के आधार पर बी देश क्या करे? वाई वस्तु का उत्पादन करे, और एक्स ए देश क्या करे? एक्स वस्तु का उत्पादन करे। यानी बी देश वाई वस्तु का उत्पादन करना शुरू कर देवे और ए देश एक्स वस्तु का उत्पादन करना शुरू कर दे, तो इन दोनों को ही तुलनात्मक लाभ प्राप्त होगा। क्यों होगा? क्योंकि इससे स्पष्ट है कि ए देश एक्स वस्तु तथा बी देश वाई वस्तु का अगर उत्पादन करेंगे तो ए देश वाई वस्तु का और बी देश से, यानी वाई वस्तु का उत्पादन ए देश बी से करे, यानी आयात कर ले, और बी देश एक्स वस्तु का जो आयात है वह ए देश से करे। और अगर ये दोनों ही इस तरह से करेंगे, आयात और निर्यात करेंगे, तो संपूर्ण उत्पादन की दृष्टि से भी ए देश के लिए एक्स वस्तु व बी देश के लिए वाई वस्तु में विशिष्टीकरण प्राप्त करना लाभप्रद होगा। व्यापार से पूर्व भी ए देश के लिए एक्स वस्तु व बी देश के लिए वाई वस्तु में विशिष्टीकरण प्राप्त करना लाभप्रद होगा। लेकिन यहाँ व्यापार से पूर्व ए व बी देश में एक्स और वाई वस्तु की जो प्रति इकाई वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो ऐसी दशा में उत्पादन में लगा हुआ जो श्रम है वह श्रम क्या होगा? यानी ए देश में 1 इकाई, यानी ए देश में एक्स इकाई
क्या होगा, या ए देश में 1 इकाई x प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 1 इकाई क्या होगा, y के उत्पादन में, y के उत्पादन में श्रम इजिकल टू क्या होगा, यानी 5 धन 10 बराबर 15। सेम बी देश में 1 इकाई y प्लस 1 इकाई x के उत्पादन में श्रम बराबर क्या हो जाएगा, 10 धन 5 बराबर 15। यानी ए देश भी 15 इकाइयाँ खर्च कर रहा है और बी देश भी 15 इकाई खर्च करता है। योग करने पर यानी ए प्लस बी अगर हम कर दें, क्या कर दें, ए प्लस बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, 15 प्लस 15 इजिकल टू 30, यानी 30 इकाई श्रम की लग जाएंगी। और जब 30 इकाई श्रम की लगती हैं तो विशिष्टीकरण करने के बाद में यहाँ देखते हैं कि अगर हम विशिष्टीकरण करते हैं तब ए देश एक्स वस्तु के उत्पादन में तथा बी देश वाई वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे तो जो उत्पादन है उसमें क्या होगा, ए देश में एक्स वस्तु यानी ए देश में 2 इकाई क्या होगा, ए देश में 2 इकाई किसकी, एक्स की, 2 इकाई एक्स के उत्पादन में, एक्स के उत्पादन में क्या हो जाएगा, 5 धन 5 बराबर 10। इसी तरह से बी देश में 2 इकाई वाई के उत्पादन में क्या होगा, 5 प्लस 5 इजिकल टू 10। और अगर हम इस वाले फॉर्मूला को लाते हैं ए प्लस बी वाले को, यानी ए प्लस बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 इजिकल टू 20। तो यहाँ दोनों ही देशों को 10 इकाई श्रम का फायदा होगा। अब देखिए विशिष्टीकरण करने पर एक तरफ 30 इकाइयाँ और एक तरफ 20 इकाइयों का खर्चा होता है, तो 10 इकाइयों का फायदा हो रहा है। अब देखिए सेकंड पॉइंट आता है लागतों में अंतर। कौन सा, समान अंतर। चलिए अब लागतों में समान अंतर को देखते हैं। सेकंड पॉइंट के अंतर्गत देखते हैं लागतों में समान अंतर, और यानी इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट के अंतर्गत यदि दोनों देशों में वस्तु के उत्पादन में या उत्पादन की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों का एक रूप में, अर्थात लागत अनुसार या लागत का जो अनुपात है उस अनुपात को देखते हैं समान हो, तब दोनों देशों के मध्य व्यापार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फिर से एक बार देखिए, यदि दोनों देशों में वस्तु की उत्पादन की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को एक रूप में या एक रूप हों तो लागत अनुपात समान हो, तब दोनों देशों के मध्य व्यापार किसी भी स्थिति में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो देखिए इसके लिए भी देख लेते हैं। यानी देश ए और बी उत्पादन किसका करते हैं, एक्स का और वाई का। अब देखिए इसने क्या किया, एक्स ने यानी ए देश ने एक्स वस्तु के उत्पादन में 10 इकाई
किसकी, श्रम की लगाई, और वहीं वाई के उत्पादन में 5 इकाइयां खर्च की हैं। बी देश ने एक्स के उत्पादन में 5 इकाइयां या 8 इकाइयां, चलिए 8 इकाई खर्च की, और वाई देश ने वाई में उसने 4 इकाइयों को खर्च किया है। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो इनका जो अंतर है, यानी x अपॉन वाई करके अगर हम देखें, क्या x अपॉन वाई, तो ये क्या हो जाएगा, यानी x अपॉन अगर वाई करेंगे तो देखिए 10 अपॉन 5 इजिकल टू क्या हो जाएगा 2, और ये देख लीजिए 8 अपॉन 4 यानी 8/4 बराबर 2। यानी जो अनुपात है ये 2/1 और ये 2/1 हो गया, तो जो अनुपात का रेशियो है, अनुपात क्या होगा, 1:2। इसका भी क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, यानी दोनों में ही समान है। और जब दोनों में ही समान होता है तो क्या होता है, तब हमें यह देखना होता है कि क्या व्यापार होगा या नहीं होगा। तो उपर्युक्त जो हमने टेबल तैयार किए हैं, इस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि दोनों देशों में लागतें का जो अनुपात है वह समान है, और ऐसी दशा में दोनों देशों में व्यापार नहीं होगा, क्योंकि इन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। और जब लाभ प्राप्त नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यापार किसी भी स्थिति में नहीं होगा। फिर बात आती है तीसरे, यानी लागतों के तुलनात्मक अंतर की। चलिए लागतों का तुलनात्मक अंतर और देख लेते हैं क्या है। लागतों के तुलनात्मक अंतर के अंतर्गत, यानी कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट के अंतर्गत, यदि एक देश दूसरे देश के सापेक्ष क्या करे, वस्तुओं के उत्पादन में श्रेष्ठता प्राप्त करे, तो डेविड रिकार्डो के अनुसार यह तुलनात्मक अंतर है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पर्याप्त कारण है। अतः इस दशा में एक देश उन वस्तुओं का निर्यात करेगा जिनके उत्पादन में वह तुलनात्मक लाभ प्राप्त करता है, एवं उन वस्तुओं का आयात करेगा जिनके उत्पादन में उसे कम तुलनात्मक लाभ प्राप्त हो। अर्थात क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन फिर से क्या होगा, यानी देश ए और बी उत्पादन किया किसका, एक्स वस्तु का और वाई वस्तु का। ए देश ने एक्स वस्तु के उत्पादन में 8 इकाई खर्च की, वाई में 4, वहीं देखते हैं बी देश ने 4 इकाइयाँ एक्स में खर्च की और 3 इकाई वाई में खर्च की हैं। अब यहाँ देखते हैं कि जब ए देश एक्स वस्तु के उत्पादन में 8 इकाइयाँ खर्च करता है श्रम की, तब 1 इकाई का उत्पादन करता है, वहीं वाई वस्तु के उत्पादन में श्रम की 4 इकाइयाँ लगाता है, तब 1 यूनिट का उत्पादन करता है। वहीं बी देश एक्स वस्तु के उत्पादन में 4 इकाई श्रम की लगा करके 1 इकाई उत्पादित करता है, वहीं वाई वस्तु के उत्पादन में 3 इकाई लगाता है श्रम की और 1 इकाई उत्पादन कर लेता है। अब इस स्थिति में अंतर जो दिखाई दे रहा है, यह अंतर कैसा होगा, लागतों में तुलनात्मक अंतर होगा। और जो मैंने आपके समक्ष टेबल तैयार की है, इस टेबल से, यानी जो उपर्युक्त तालिका है, इस तालिका से बी देश ए देश की तुलना में दोनों वस्तुओं यानी एक्स व वाई को कम लागत पर उत्पन्न करता है। अर्थात दोनों ही वस्तुएं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त है। किसे, बी देश को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त है, ए देश को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त नहीं है। और जब इन दोनों को ही, ए देश को विशिष्टता प्राप्त नहीं होती है, तो
ए देश की तुलना में बी देश को एक्स वस्तु का उत्पादन करने में लाभ है, दूसरी तरफ ए देश को एक्स वस्तु व वाई दोनों वस्तुओं के उत्पादन में हानि है, परंतु सापेक्षिक रूप से यह हानि वाई वस्तु के उत्पादन में कम है। तो क्या हो, ए देश वाई वस्तु के उत्पादन में खर्चा करे और बी देश किसके उत्पादन में खर्चा करे, एक्स के उत्पादन में खर्चा कर दे, क्योंकि दोनों ही जगह पर क्या देख रहे हैं, 4-4 इकाइयों के खर्चे से, यानी 4-4 श्रमिकों की जो इकाइयां हैं उनसे एक एक यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं। अब इससे यह स्पष्ट होता है कि ए देश वाई वस्तु तथा बी देश एक्स वस्तु का उत्पादन करे तो दोनों ही देशों को लाभ होगा। क्यों होगा? लागतों के तुलनात्मक अंतर को हम रेखा चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपके समक्ष अब रेखा चित्र के माध्यम से यह स्पष्ट करता हूँ। देखिए, मूल बिंदु O, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ देखेंगे आप, यानी ये है एक्स वस्तु और ये है वाई वस्तु। ए, बी और सी। ए बी रेखा चित्र, ए बी जो रेखा है यह बी देश है और ये ए देश है। अब देखिए इसमें क्या होगा, रेखा चित्र में जो मैंने आपके समक्ष रेखा चित्र खींचा है, इससे यह स्पष्ट होता है कि रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु का जो उत्पादन है वह उत्पादन तथा वाई अक्ष पर वाई वस्तु का उत्पादन दर्शाया गया है। ए बी देश बी की सीमा रेखा है। ए बी देश क्या है, यानी ए बी जो सीमा रेखा है वह बी देश की सीमा रेखा है, तथा ए सी ए देश की सीमा रेखा है। ए और सी ए देश की सीमा रेखा है, जो इस आधार पर खींची गई है कि बी देश में एक्स वस्तु और वाई का विनिमय अनुपात 1:1 तथा वहीं ए देश का विनिमय अनुपात 1:3:3 है। क्यों? इन दोनों देशों में व्यापार होने से अतिरिक्त जो लाभ है वह बी सी प्राप्त होता है, तथा विनिमय दर बी व सी के बीच कहीं भी निर्धारित होती है। और यह ध्यान रहे कि उत्पादन की जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा में स्थिर लागत के अंतर्गत खींची गई है। अतः तुलनात्मक लागत के नियम के अनुसार विशेषज्ञता तथा विदेशी विनिमय तभी लाभदायक होगा जबकि दोनों देशों में उत्पादन लागत का जो अनुपात है वह भिन्न हो।
दो देशों के मध्य किसी वस्तु की लागत का जो अंतर है वह अंतर निरपेक्ष लागत या तुलनात्मक लागत का अंतर निरपेक्ष लागत या तुलनात्मक लागत का अंतर हो सकता है, जिनके अधीन व्यापार संभव होता है, तथा तुलनात्मक लाभ का जो नियम है वह स्वतंत्र व्यापार के पक्षों में एक आर्थिक दलील है, परंतु यह अपने आप में काफ़ी नहीं होता है। इसके बाद फिर क्वेश्चन आता है कि जो तुलनात्मक लागत नियम है या जो तुलनात्मक लागत का जो मॉडल है उसकी मान्यताएं क्या क्या रही हैं। तो देखिए इसकी जो मान्यताएं हैं यानी असम्पशन मान्यताएं देखते हैं। नंबर 1 सबसे पहली जो मान्यता है वह है दो देश दो वस्तुएं। क्या है? फर्स्ट, दो देश हैं और दोनों ही देश दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो दो देश दो वस्तुएं, पहली मान्यता। यानी टू कंट्रीज एंड टू कमोडिटी। सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि मूल्य का श्रम सिद्धांत इसमें लागू हो, यानी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। अगर ये लागू होता है तो यह तुलनात्मक लागत के अंतर्गत आएगा। तीसरी जो मान्यता है वह यह है कि स्थिर प्रतिफल का नियम लागू होना चाहिए, यानी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, यानी स्थिर प्रतिफल का नियम। चौथी मान्यता शून्य यातायात लागतें, यानी जीरो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो। अगर जीरो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है तो व्यापार में अंतर आएगा। फिर आता है स्वतंत्र व्यापार हो, यानी फ्री ट्रेड हो। फिर छठा पॉइंट आता है कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत एवं स्वर्णमान होना चाहिए, यानी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड गोल्ड स्टैंडर्ड का होना कंपलसरी है। इसके बाद सातवीं जो मान्यता है वह मान्यता है पूर्ण प्रतियोगिता, यानी परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। अगर परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा, पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होगी तो व्यापार नहीं होगा। आठवां पॉइंट आता है कि वस्तु विनिमय व्यापार की जो प्रणाली है वह क्या है, यानी द बार्टर सिस्टम ऑफ ट्रेड। और नेक्स्ट नौवां पॉइंट आता है स्थितिक विश्व अर्थव्यवस्था, यानी द स्टैटिक वर्ल्ड इकोनॉमी हो। अगर ये मान्यताएं हैं तो तुलनात्मक लागत लाभ का जो नियम है वह अप्लाई होगा। अब देखिए बात ये आती है कि अब तक मैंने आपको इसके बारे में सारा जो अध्ययन कराया है वह अध्ययन तुलनात्मक लागत लाभ का कराया। इसके बाद हम एक नए पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस पॉइंट को किसी ने भी अब तक YouTube चैनल में नहीं डाला है, और वह है रिकार्डो के विश्लेषण का रेखीय प्रोग्रामिंग निरूपण। देखते हैं क्या है रिकार्डो के विश्लेषण का, रिकार्डो के विश्लेषण का क्या है रेखीय प्रोग्रामिंग निरूपण। रेखीय प्रोग्रामिंग निरूपण, यानी लाइनर प्रोग्रामिंग
फॉर्मुलेशन ऑफ द रिकार्डियन एनालिसिस। क्या है? रिकार्डो के विश्लेषण का रेखीय प्रोग्राम में निरूपण कैसे होता है, अब हमें यह देखना है। तो देखिए, चूंकि अक्सर यह एमए के इकोनोमेट्रिक्स के अंतर्गत ये क्वेश्चन आता है। किसमें आता है? एमए के इकोनोमेट्रिक्स के अंतर्गत रिकार्डो के विश्लेषण का रेखीय प्रोग्राम में निरूपण अक्सर ही आता है, तो इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया है। देखिए, रिकार्डो के विश्लेषण का जो रेखीय प्रोग्रामिंग निरूपण है, इसके अंतर्गत रिकार्डो के सिद्धांत का रेखीय प्रोग्रामिंग निरूपण करते हुए हम दो देशों एवं दो वस्तु व एक साधन की दशाओं को ध्यान में रखते हैं। यदि क्या हो? यदि ए आई और जे आई देश में, किसमें? आई देश में क्या कर दे? आई देश में जे वस्तु की एक इकाई उत्पादन करने की जो लागत है वह लागत हो, तो आई देश में श्रम की उपलब्ध जो मात्रा है वह क्या होगी? L1। क्या हो जाएगी? L1 होगी। और जब L1 होगी एवं X व Y वस्तु की उत्पादित मात्राएं क्या हो जाएंगी? X1 Y1। उत्पादित मात्राएं क्या हो जाएंगी? X1 और Y1 ये हो जाएंगे। X1 और Y1 हों तो क्या होगा? I इजिकल टू क्या होगा? I इजिकल टू 1 और 2 एवं क्या होगा? J इजिकल टू क्या होगा? J इजिकल टू होगा 1 2 1 और 2 हो जाएगा। अब देखिए, तब देश ए, जो देश ए है या एक है, वह 2 में उत्पादन की जो परिसीमा है यानी जो कांस्टेंट है, उस निम्न को हम समीकरणों के माध्यम से कैसे निकालते हैं? तो देखिए, देश एक में यानी देश एक में क्या हो जाएगा? देश एक में A1 1 और X1 प्लस क्या हो जाएगा? A1 Y1 और 2 क्या हो जाएगा? Y1 2 इज नॉट लेस देन क्या हो जाएगा? इज नॉट लेस देन L1। और ये हमारी इक्वेशन जो होगी वह होगी फर्स्ट। अब देखिए, सेकंड देख लेते हैं। देश 2 में देखें क्या होगा? A2 1 और फिर क्या होगा? X1 होगा या 2? X2 क्या होगा? X2 प्लस, अब देखिए A2 Y2 और 2 इज नॉट लेस देन क्या होगा? L2। और ये इक्वेशन होगी आपकी सेकंड। अब देखिए, इसके बाद चूंकि AI और J स्थिर हैं, अतः श्रम का औसत व सीमांत उत्पादन बराबर एवं स्थिर होगा। तब जो एक
जो समीकरण हैं उसे हम कैसे लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट समीकरण को हम जो लिखेंगे वह लिखेंगे x1 अपॉन L1 अपॉन x1 L1 अपॉन A1 1 प्लस y1 अपॉन L1 अपॉन क्या हो जाएगा A1 एंड 2, फिर होगा इज नॉट लेस देन 1, यानी इज नॉट लेस देन 1 होगा। यदि L1 A11 इजिकल टू A1 तथा L1 अपॉन A12 इजिकल टू B1, तो A1 X वस्तु की तथा B1 Y वस्तु की अधिकतम मात्रा होगी, जिसे देश 1 में उत्पादित किया जा सकता है। अतः समीकरण 1 को हम जो लिखेंगे वह कैसे लिखेंगे, तो देखिए समीकरण 1 को हमें जो लिखना होगा वह लिखेंगे, समीकरण 1 को लिखना है x1 अपॉन E1 प्लस y1 अपॉन B1 इज नॉट लेस देन 1, और ये हमारा समीकरण होगा तीसरा। इसके बाद इसी प्रकार दूसरे वाले जो समीकरण है, इस दूसरे वाले समीकरण को भी कैसे लिखेंगे, यानी x2 अपॉन A2 प्लस y2 अपॉन B2 इज नॉट लेस देन 1, और ये समीकरण हो गया आपका चौथा। वेयर A2 तथा B2 दूसरे देशों में उत्पादित X व Y वस्तुओं की अधिकतम मात्राएं हैं। यहाँ समस्या दो प्रकार की खड़ी हो जाती है, और पहली जो समस्या है वह यह है कि वास्तविक लागत के दिए होने पर वास्तविक आय को अधिकतम करना होगा। फिर दूसरी समस्या क्या है, वास्तविक आय के दिए होने पर वास्तविक लागत को न्यूनतम करना होगा। यदि x व y वस्तुओं की कीमतें Px तथा Py हों तथा कीमत अनुपात Px अपॉन Py हो तो स्थिर हो, तब क्या होगा, तब होगा आपका पहली जो समस्या है वह पहली समस्या होगी आपकी एक व्यक्तिगत देश के लिए, या एक व्यक्तिगत देश के लिए एक देश में मैक्सिमाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, Px अपॉन क्या करना होगा, Px अपॉन Py x1 प्लस y1 करना होगा। जबकि वास्तविक आय को y देश के संदर्भ में मापा जा रहा हो तब, अगर y देश के संपर्क में मापा नहीं जा रहा है तो क्या होगा, तब जो समीकरण होगा वह समीकरण आपका होगा, जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट होगा आपका सब्जेक्ट टू क्या होगा, x1 अपॉन A1 यानी x1 अपॉन A1 प्लस y1 अपॉन B1 अपॉन y1 अपॉन B1 और y1 अपॉन B1 इज नॉट लेस देन 1 हो जाएगा, इज नॉट लेस देन 1।
बट क्या होगा, x1 y1 इज नॉट ग्रेटर देन 0, ये नहीं हो सकता है। देश 2 में मैक्सिमाइज अगर हम करेंगे तो पी एक्स अपॉन पी वाई हो जाएगा। क्या होगा, पी एक्स अपॉन पी वाई जब करेंगे तो क्या होगा, x1 प्लस y1 सॉरी x1 प्लस y2 प्लस y1 प्लस x2। जब ये स्थिति आती है तो वास्तविक आय को वाई देश के संदर्भ में भी मापा जा सकता है। फिर यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो देखिए सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट टू क्या होगा, सब्जेक्ट होगा आपका x1 अपॉन a1 प्लस y1 अपॉन b1, x1 अपॉन a1 प्लस y1 अपॉन b1 इज नॉट लेस देन 1 हो जाएगा। और जब ये स्थिति होगी तो फिर क्या होगा, x2 अपॉन a2 प्लस y2 अपॉन b2 और यहाँ जो स्थिति होगी वह क्या होगी, इज नॉट लेस देन 1 होगी। और जब ये स्थिति आती है तो फिर क्या होगा, यानी x1 x2 y1 y2 इज नॉट ग्रेटर देन 0, ये वाली स्थिति पैदा हो जाती है। अब देखिए यहाँ दो देश दो वस्तु एक साधन के अधीन यह माना जाता है कि प्रत्येक देश की एक वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ प्राप्त हो। सेकंड पॉइंट इसमें आता है, विश्व कीमत अनुपात दो देशों के तुलनात्मक लागत अनुपात के मध्य परिवर्तित या परिसीमित हों तथा विश्व की कीमत अनुपात स्थिर रहे। यह स्पष्ट किया जाता है कि दोनों देशों द्वारा पूर्ण विशिष्टीकरण किए जाने पर समूचे विश्व एवं समूचे देश में वास्तविक आय अधिकतम होगी। और इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।